हेलो नमस्कार साथियों, मैं एचपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं खान सर के पॉकेट जी के बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पर एक सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज के तहत हम लोग खान सर के पॉकेट जी के बुक को पूरा कवर करने वाले हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि खान सर के पॉकेट जी के बुक को लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, कंप्लीट बुक को, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज का जो सेशन रहने वाला है, ये महामैराथन का दूसरा लेक्चर रहने वाला है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। तो भारत के संविधान का हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है हम लोग इसमें बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज के सेशन में जो हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग को मैं बता दूं, कल के सेशन में हम लोग देखे थे संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद हम लोग देखे थे नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11 तक। उसके बाद मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक। उसके बाद राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी आर्टिकल जो हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद मूल कर्तव्य हम लोगों ने देखा, जिसको हम 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति के यहाँ पर अनुच्छेद भी पढ़ चुके थे, बट हम लोग आज के सेशन में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो राष्ट्रपति से लेकर हम लोग आगे के पॉइंट को सभी कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोग इससे पहले यानी जो अभी मैंने जिक्र किया कि ये हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, यदि आप लोग उस सेशन को नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आप लोग को प्ले लिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग सभी क्लास को जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो है पॉलिटी का जितना भी पॉइंट इस बुक में लिखा है सभी पॉइंट आप लोग को भी रिविजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, ये खास करके जो पॉकेट जी के बुक है, ये हर उस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिस एग्जाम में जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जहां पर जीएस से क्वेश्चन आता है, तो उस एग्जाम के लिए ये जो बुक है ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग इस बुक को एक बार रिवीजन सभी लोग जरूर करिएगा। इस बुक का खासियत आप लोग को देखना होगा, तो आप लोग को जानना होगा बिहार एसआई का जो एग्जाम हुआ था, यानी बिहार दरोगा का 1275 वाले सीट के लिए एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम को देखना होगा। यानी उस एग्जाम के क्वेश्चन मिलाइएगा और इस बुक का क्वेश्चन मिलाइएगा, तो हूबहू क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। और वो भी 75 से 76 क्वेश्चन हूबहू देखने को मिला था। उसी समय ये जो बुक था ये डिमांड में ज्यादा आ गया था, आप सभी लोग जानते भी है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो सेशन चलाते हैं ये पीसी के माध्यम से चलाते हैं, ताकि आप लोग को पूरे क्लीन तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करिए और जो जो मैं पॉइंट बतलाऊंगा उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग समझते चलिएगा। तो चलिए फुल स्क्रीन में सभी लोग वीडियो को कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इससे पहले का जो सेशन लगा था उसमें हम लोग राष्ट्रपति के जो आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल था, उन सभी को कवर किया था और वहीं पर उस क्लास को स्टॉप कर दिए थे। तो आज के सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये वही आर्टिकल यानी जो पीछे के सेशन में हम लोग देखे थे उस आर्टिकल को देखेंगे। उसके बाद आगे के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सारा क्वेश्चन को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आर्टिकल को देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। तो अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, तब जो है आप लोग को पूरा स्पष्ट तरीके से दिखाई देगा। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है, यानी आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 52। आर्टिकल 53, संघ की कार्यपालिका का जो शक्तियाँ होगा ये राष्ट्रपति के हाथ में निहित होगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये किस आर्टिकल में बतलाया गया है, तो आर्टिकल 53 में बतलाया गया है। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 54। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होगा, ये हम जो है बात कहाँ पर बतलाया गया है, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल नंबर 34 में बतलाया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 55 आता है। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि, यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसका रीति क्या रहेगा और उसका विधि क्या होगा, यानी किस विधि से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसका जिक्र आर्टिकल नंबर 55 में किया गया है। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 56। तो आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति के पदावधि, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा ये कब से कब तक रहेगा, यानी कितने वर्षों तक रहेगा। आप सभी को जानकारी होगा कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, यानी 5 वर्ष का फिक्स होता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का फिक्स न होकर वो जब तक रहेंगे तब तक का फिक्स रहता है। यानी 5 वर्ष तो फिक्स रहता ही रहता है मैक्सिमम, बट क्या होता है उससे पहले यदि मान लीजिए राष्ट्रपति का आकस्मिक कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है। ये नहीं कि 5 वर्ष तक दूसरा पार्टी का दूसरा सदस्य चलाएगा, ऐसा नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ये सभी लोग जानते हैं। तो सिंपल भाषा में एक बार फिर से समझिएगा, राष्ट्रपति का मान लीजिए आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, 5 साल का उनका कार्यकाल था, 2 साल में ही उनका मृत्यु हो जाता है, तो 2 साल के बाद यानी 6 महीना के अंतर्गत उनका चुनाव होगा, तब जो है जाकर अगले राष्ट्रपति पद संभालेंगे। ये नहीं कि 5 साल तक उस पार्टी का दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रहेगा, ऐसा नहीं होता है।
उसके बाद अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 57। इसमें क्या कहा गया है, पुनर्निर्वाचन के पात्रता है, यानी पुनर्निर्वाचन के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं, ये आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है। किनके पुनर्निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में यहाँ पर बात चल रहा है। चलिए हम लोग अगला आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 58 को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आर्टिकल 58 यानी आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने की अहर्ता, यानी क्या क्या अहर्ताएँ रखा जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए। उसके बाद आर्टिकल नंबर 59 ये क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी क्या क्या शर्त रखा जाता है राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए। तो ये बात जो है आर्टिकल 59 में बताया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति शपथ किस आर्टिकल के तहत लेते हैं, तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 60, शपथ 60, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, जो प्रतिज्ञान लेते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 60 के तहत। इतना पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 61। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जा सकता है, तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल नंबर 61 के तहत चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अगला आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 62 में कहा गया है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि कब से रहेगा, ये पॉइंट जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 62 भी आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन। और उसके बाद अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 71 जो है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। जितना हम लोग आर्टिकल अभी देख रहे हैं, ये केवल जो है राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे, जो सीक्वेंस में आर्टिकल चल रहा है, यानी सीरियल वाइज जो आर्टिकल चल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोग को लग रहा है 61, 62 से कल 70, 71 देख रहे हैं, तो आप लोग को घबराना नहीं है। जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है उसी को अभी हम लोग देख रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। अगला आर्टिकल क्या है, तो अगला आर्टिकल 72 है। इसमें कहा गया है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यानी आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति के पास इतना शक्तियाँ होता है कि वो फांसी का सजा भी माफ़ कर सकते हैं। तो ये किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आप सभी को याद होना चाहिए आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 के तहत ये क्षमादान का शक्तियाँ का प्रावधान है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति कोई क्षमा करेंगे तो किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल आप लोग क्या याद रखिएगा, 72। चलिए अगला पॉइंट पढ़िएगा, अनुच्छेद 73 में क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ का विस्तार अनुच्छेद नंबर 73 में आप लोग याद रखिएगा। अगला अनुच्छेद और अगला आर्टिकल कौन सा है, तो 123। तो 123 में क्या याद रखिएगा, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी या प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इतना हम लोग आर्टिकल जो है कल के सेशन में देख चुके थे। आज के सेशन में हम लोग यहाँ से जो है कंटिन्यू एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते चलेंगे। यानी अनुच्छेद 52 के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 53 के बारे में, अनुच्छेद 54 के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ते चलेंगे। यानी यहाँ से एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे जो है अभी तक जो पढ़ रहे थे ये मोटा मोटी हम लोग देखे थे कि राष्ट्रपति के जो आर्टिकल थे ये क्या क्या महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें से था और क्या क्या आप लोग को याद रखना था। अब हम लोग यहाँ से सीक्वेंस में एक पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से आप लोग पढ़िएगा। लिखा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है कि जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, वह भारत का प्रथम नागरिक हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये भारत के कौन होते हैं, तो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से एग्जामिनर बार बार पूछ लेता है कि प्रथम जो नागरिक होता है ये कौन होता है। तो आप लोग बताइएगा हमारे देश में प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति देश का मुखिया या प्रधान है। देश के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। वह देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति देश का राज्य प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या नाममात्र मुखिया कार्यकारी प्रमुख हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा।
उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग को याद रखना है, देश का प्रथम नागरिक है वह देश की एकता अखंडता का प्रतीक है। तो देश के प्रथम नागरिक आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति, और वह जो होते हैं यानी राष्ट्रपति देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 52, तो संविधान का अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल किस में बतलाया गया है, तो 52 में बतलाया गया है। अगला पॉइंट है, यानी अगला अनुच्छेद यहाँ पर देखिएगा, अनुच्छेद 53 के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसके अनुसार कहा गया है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। व्यवहार में उच्च मंत्री परिषद की सलाह मानने को बाध्य किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं तथा 15,000 रुपये जमानत राशि निर्धारित की जाती है जो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होती है। तो इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोग एक जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में भी जो 2 मनोनीत होते थे उसको भी हटाकर लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और चुनाव लड़ने के लिए आप सभी को पता होगा, राष्ट्रपति के लिए आप लोग को चुनाव लड़ना होगा तो 15,000 रुपया जो है राशि देना होता है चुनाव लड़ने से पहले, और 50 गो प्रस्तावक होना चाहिए और 50 गो अनुमोदक होना चाहिए, तभी जो है आप लोग राष्ट्रपति के लिए फॉर्म भर सकते हैं चुनाव के लिए। अगला पॉइंट है निर्वाचन की विधि, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, ये आर्टिकल 55 में बतलाया गया है। चलिए हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ व राज्यों के साथ समानता होनी चाहिए। इसीलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। तो आई होप कि जितना मैं पॉइंट बता रहा हूँ आप लोग को एक एक करके क्लियर पता चलता चला जा रहा होगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर बतलाऊंगा। तो आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से होता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से आप लोग समझिएगा। देखिए इनका चुनाव जो होता है, एक व्यक्ति जो है मान लीजिए 4 राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें कैसे वोट करेंगे, तो एक व्यक्ति गया वोट करने के लिए, यानी एक मान लीजिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य गए वहाँ पर वोट करने के लिए, तो वो कैसे वोट करेंगे, तो पहले अपना परफॉर्मेंस देंगे कि हमको जो है फर्स्ट नंबर पर किसको वोट देना है, सेकंड नंबर पर किसको वोट देना है, थर्ड नंबर पर किसको वोट देना है। यानी ये जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व चलता है। यानी वो चूज करेंगे कि यदि ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बनते हैं तो इसके स्थान पर दूसरा कोई बन सकता है, तो वो है। तो उनका परफॉर्मेंस देना पड़ता है कि ये कि इनको पहले देखना चाहते हैं राष्ट्रपति के लिए, और 2 नंबर पर किसको और 3 नंबर पर किसको देखना चाहते हैं। इस प्रकार से चुनाव होता है। तो आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है राज्यों के बीच एकरूपता प्राप्त करने तथा संघ एवं राज्यों के मध्य समतुल्यता प्राप्त करने के विधायक व सांसदों का मत मूल्य निकाला जाता है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य, विधानसभा सदस्यों यानी एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को राज्य के विधानसभाओं में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं और प्राप्त भागफल को 1000 से भाग देते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है एकल विधायक का मत मूल्य निकालने का। ये आप लोग को याद रखना है। अदरवाइज ये टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, अदरवाइज जो लो एग्जाम होगा वहाँ पर ये पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं।
यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य 233 है, लोकसभा से निर्वाचित सदस्य 543 और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग 776 होता है, हो जाएगा। और सांसदों के मतों का मूल्य जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। आप लोग इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये जो पॉइंट इधर लिखा गया है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं आप लोग को बतला रहा हूँ कि ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर ये सारा पॉइंट बतलाया गया है, तो ये सभी पॉइंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अपने बेसिस पर। चलिए हम लोग यहाँ से जो पॉइंट है हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में वर्णित है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा हल किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय करेगा। ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अगला पॉइंट है कार्यकाल, यानी जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल क्या होगा, ये अनुच्छेद 56 में पूरा बेहतरीन तरीके से बतलाया गया है। तो चलिए हम लोग पूरा पढ़ते हैं अनुच्छेद 56 को। अनुच्छेद 56 के फर्स्ट के अनुसार आप लोग देखिएगा तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है, परंतु वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यानी आप लोग देखे होंगे कि भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो कुछ दिन पहले ही तक जो है क्या होते हैं अपना कुर्सी छोड़ देते हैं। उस प्रकार से राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जब तक दूसरा व्यक्ति उस कुर्सी पर नहीं आ जाता है निर्वाचित होकर, तब तक वो राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। वही पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे का पॉइंट हम लोग समझते हैं। वह राष्ट्रपति को संबोधित कर पद से त्यागपत्र दे सकता है। अगला पॉइंट है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन आर्टिकल 57 बताया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस मामले में मौन या चुप है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितने टाइम तक भारत में राष्ट्रपति रह सकता है, तो आप लोग बताइएगा अनलिमिटेड, यानी जब तक वो जीवित है तब तक रह सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप लोग एक बार बन गए हैं, 2 बार बन गए हैं तो तीसरा बार नहीं बनिएगा, चौथा बार नहीं बनिएगा। ऐसा नहीं है हमारे देश के प्रावधान में, हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगला पॉइंट है निर्वाचन योग्यता। तो निर्वाचन योग्यता हम लोग बात करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए योग्यता, तो पहला योग्यता होना चाहिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी विदेशी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। उसकी उम्र 25 वर्ष पूरा हो चुका हो, यानी भारत के पहला पॉइंट भारत के नागरिक होना चाहिए, उसका उम्र 35 वर्ष प्लस हो जाना चाहिए और केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सभा के पद पर कार्यरत न हो। तो ये भी पॉइंट आप लोग को बतलाया गया है। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह दिवालिया या पागल ना हो, यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि वो थोड़ा सा जो है दिमाग से कमज़ोर ना हो। और उसके बाद लोकसभा के लिए जो सदस्य बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो सभी योग्यता इनके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है सरकारी पद पर जो है न होना चाहिए, यानी सरकारी जो जॉब जो व्यक्ति करते हैं वो सरकारी जॉब न करते हों, या ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो ये जो है 5 पॉइंट में बतलाया गया है कि किस प्रकार से है राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। यदि इतना आप लोग पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये 5 पॉइंट को आप लोग अपने अनुसार जो है पढ़कर याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि हम समझा आप लोग को नहीं पा रहे हैं, बट आप लोग अपने से समझ लीजिएगा 5 पॉइंट को। अब हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में। राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन जो है 5 लाख रुपए मासिक है। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना चाहिए कि संचित निधि से राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। ये वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो वेतन दिया जाएगा इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अवकाश ग्रहण के बाद राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शपथ। तो आप लोग बताइएगा आर्टिकल किस के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, तो आप लोग कहिएगा अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी अनुपस्थिति में
अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण प्रतिरक्षण व परीक्षण की शपथ दिलाई जाती है व भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने और श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करने की शपथ लेते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है त्यागपत्र। त्यागपत्र ये किसको देंगे? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है महाभियोग प्रक्रिया, यानी जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? तो आप लोग कहिएगा आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो चलिए अगला पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, ये बात आर्टिकल 61 में बतलाया गया है। महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बतलाइए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है ये किस संसद के द्वारा लाया जाता है? क्या लोकसभा के संसद द्वारा लाया जाता है कि राज्यसभा के संसद द्वारा लाया जा सकता है? तो आप लोग बतलाइएगा, दोनों सदनों में से किसी के द्वारा लाया जा सकता है। तो ये लोकसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है। ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। अर्थात लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी आ सकता है, यहाँ पर क्लियर भी किया गया है। अगला पॉइंट है आरोप का प्रस्ताव संकल्प के रूप में ही होना चाहिए। प्रक्रिया शुरू करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। सुनवाई में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि भी भेज सकता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला पॉइंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट देखिएगा लिखा गया है संविधान के अतिक्रमण का प्रस्ताव 1/4 सदस्यों द्वारा रखा जाता है। यानी जो मान लीजिए टोटल 100 सदस्य हैं तो इसका 1/4 यानी 25 सदस्य जो है इसका प्रस्ताव रखेंगे। तो टोटल जो है 100 में से 25 सदस्य प्रस्ताव रखेंगे, ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। तो जितना सदस्य है उसका 1/4 यहाँ पर सदस्य प्रस्ताव रखेंगे, यानी यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे तभी जो है वो प्रस्ताव पारित होगा। फिर उसकी जांच की जाती है। यदि जांच में लगाए गए दोष सही पाए जाते हैं और यदि पहला सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन भी लगाए गए दोषों को सही पाता है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि से पद से हटना पड़ता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो अभी तक हमारे देश में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, बट हमारे देश के संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया रखा गया है। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है, यानी भविष्य में हो सकता है किसी पर लगा भी दिया जाए। अगला पॉइंट है पद रिक्त होने पर। तो पद रिक्त, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उस समय आप लोग को क्या क्या याद रखना है पॉइंट आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा अपने विशेष पर। जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होते हैं तो उनके सभी कार्यों का उपराष्ट्रपति देखता है और यदि दोनों ही पद पर नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, मान लीजिए राष्ट्रपति जो है किसी काम या किसी वजह से राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का आकस्मिक मृत्यु हो गया तो उसी समय तो निर्वाचन होगा नहीं, ये 6 महीना का जो है अंदर निर्वाचन होता है। तो मान लीजिए 2-3 महीना के बाद ही निर्वाचन होगा। तो ये 2-3 महीना का जो समय मिला है यानी मैक्सिमम 6 महीना का जो समय मिला है, इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे? क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद संभालेंगे या न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश, जो वरिष्ठ यानी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कार्यकाल संभालेंगे राष्ट्रपति का। तो आप लोग दोनों पॉइंट ध्यान से समझिएगा, दोनों संभालेंगे। मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल जो है राष्ट्रपति का संभालेंगे। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है राष्ट्रपति नहीं है उपराष्ट्रपति है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यकाल संभालेंगे। एक बार फिर से समझिएगा, यदि आप लोग को कन्फ्यूजन हुआ है तो एक बार फिर से समझिएगा।
देख लीजिए राष्ट्रपति का जो सीट है मान लीजिए खाली हो जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति जो है कार्य करेंगे। मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, तो जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो कार्यकाल संभालेंगे राष्ट्रपति के। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो हमारे जो देश का संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे वो बहुत महान व्यक्ति थे। सोच सकते हैं कि उस समय जो है इतना बात को ध्यान रखा गया था कि राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तब जो है कौन संभालेंगे। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग याद करते हैं। ऐसा केवल एक बार हुआ है जब 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाह राष्ट्रपति के रूप में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह रहे। जब हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जेसी शाह ने शपथ दिलाई थी। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। निर्वाचन संबंधी विवाद अनुच्छेद 71, यानी निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो अनुच्छेद 71 के तहत जो है उसको सुलह किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही हल किया जाता है और ये आर्टिकल 71 के तहत किया जाता है। राष्ट्रपति क्रम, तो राष्ट्रपति का क्रम आप लोग याद रखिएगा कि अब तक जो है हमारे देश के राष्ट्रपति कौन कौन बने हैं, इनका क्रम आप लोग को याद रखना है, कब से कब तक बने हैं, इसका कार्यकाल याद रखना है। और ये इनका जो है मेन पॉइंट है, इस जो राष्ट्रपति है उनका जो मेन पॉइंट है आप लोग को याद रखने लायक, जो एग्जामिनर बार बार पूछता है उसको भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम एक बार पढ़कर आप लोग को बता देता हूँ, उसके बाद आगे के सेशन में हम लोग कंटिन्यू पॉइंट देखते चलेंगे। तो सबसे पहले का राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार के रहने वाले थे, आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले का राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 1952 से ये जो है इनका चयनित हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बार कब बने थे, ये इस समय जो है चुनाव हुआ था 1957 ईस्वी में दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इस बार सर्वाधिक जीत जो है 99% वोट के साथ हुआ था इनका। उसके बाद 3 नंबर पर याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बने थे 1962 ईस्वी में, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में प्रथम मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग बताइएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब बने थे, 1967 ईस्वी में। इनका जो मृत्यु हुआ था ये पद पर रहते हुए मृत्यु हुआ था, तो आप लोग ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है प्रथम जो है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम राष्ट्रपति बतलाइए जो पद पर रहते हुए उनका मृत्यु हो गया था, तब पर भी आप लोग को डॉक्टर जाकिर हुसैन ही बतलाना है। उसके बाद आते हैं बीबी गिरी। तो बीबी गिरी 1969 ईस्वी में यह भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और तदुपरांत चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। यानी ये जो हुआ था ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, यानी जो डॉक्टर जाकिर हुसैन डेट कर गए थे तो उस समय कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बने थे ये जो बने थे ये कौन बने थे, तो बीबी गिरी बने थे। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ साथ जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में जीतकर ये जो है पूर्ण राष्ट्रपति बन गए थे। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराया था, ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। अगला 6 नंबर पर आप लोग को राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति एमएस हिदायतुल्लाह। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। इन बनते हैं बीबी गिरी 1969 में बनते हैं, 1974 तक रहते हैं। उसके बाद आप लोग 8 नंबर पर याद रखिएगा, 6 नंबर हो गया, ये 7 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर हो गया है, ये 8 नंबर हो जाएगा, ये 9 नंबर हो जाएगा। तो 8 नंबर पर याद रखना है फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद। इनके समय राष्ट्रपति आपातकाल लगा था, तो इन्हीं के समय जो है राष्ट्रपति कहे थे, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था हमारे देश पर, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग बताइएगा फ़खरुद्दीन अली मोहम्मद। यह सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी रहे थे, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ये दो नंबर के राष्ट्रपति, ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे जिनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। अगला यानी 9 नंबर पर राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, एन संजीव रेड्डी। एन संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। 8 नंबर पर फिर से आप लोग को याद रखना है ज्ञानी जैल सिंह। इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1982 से 1987 ईस्वी तक। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा फ़खरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु पश्चात भारत के उपराष्ट्रपति
वीडी जति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। यानी जब ये एन संजीव रेड्डी जब कार्यकाल के दौरान ही मर गए थे तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा कौन बनाए गए थे, तो वीडी जति बनाए गए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह आप लोग याद रखिएगा पंजाब के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्हीं के समय हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। इन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पर पॉकेट वीटो का उपयोग किए थे। यह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग से पूछ लेता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसी प्रकार आप लोगों से पूछ लेता है कि भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति, तो आप लोग बताइएगा ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट 9 नंबर पर आप लोग को राष्ट्रपति के नाम याद रखना है, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1987 से 92 तक। यह एलपीजी सुधार के समय थे। यह वित्त मंत्री थे जो बाद में राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने 4 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिम्हा राव के साथ कार्य किए थे। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किए थे, तो आप लोग बताइएगा आर वेंकट रमन। अगला पॉइंट है 10 नंबर पर आप लोग राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा यह पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके। उसके बाद 11 नंबर पर याद रखिएगा के आर नारायण। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1997 से 2002 तक। यह प्रथम दलित राष्ट्रपति बने थे। तो आप लोग से पूछ लेगा भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति, आप लोग बताइएगा के आर नारायण। पूर्व आईपीएस थे ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। सॉरी आईपीएस नहीं, आईएफएस थे। चलिए अगला नंबर राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। यह प्रथम वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने थे। आप लोग सभी लोग जानते हैं ये प्रथम वैज्ञानिक थे। आप लोगों से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारत के वो कौन प्रधानमंत्री थे जो एक वैज्ञानिक भी थे, तो आप लोग बताइएगा एपीजे अब्दुल कलाम। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित 1997 में। तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले ही ये भारत रत्न से सम्मानित हो गए थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इन्होंने विजन 2020 दिया। इन्होंने क्या दिया था, तो विजन 2020 दिया था। अगला नाम आता है 13 नंबर पर प्रतिभा पाटिल का। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक। यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इन्होंने भैरों सिंह शेखावत को हराया था। राजस्थान की प्रथम महिला गवर्नर थी। तो आप लोगों से पूछ लेता है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग बताइएगा प्रतिभा पाटिल। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 14 नंबर पर आप लोग याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी आप लोग को नाम याद रखना है, इनका कार्यकाल याद रखना है 2012 से लेकर 2017 तक। और यह पहले वित्त मंत्री भी थे, इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर नाम आता है 15 नंबर पर रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद का कार्यकाल याद रखिएगा 2017 से 2022 तक। यह भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। तो पहला दलित राष्ट्रपति का नाम आप सभी लोग जल्दी से बताइए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो कि अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले हम लोगों ने याद किए थे। और 16 नंबर पर याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। 2022 से वर्तमान तक ये राष्ट्रपति पद पर जो है विद्यमान है। इनसे आप लोग 1-2 पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वर्तमान समय में यही है। तो क्रमशः 16वें राष्ट्रपति व्यक्तिगत और 15वें राष्ट्रपति बनी है, ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो व्यक्तिगत जो हो जाएगा ये 16वें नंबर का राष्ट्रपति है, और जो है ये क्रम के अनुसार देखिएगा तो 16वें नंबर जो है राष्ट्रपति बनी हुई है, और व्यक्तिगत देखिएगा तो 15वें नंबर। ये कैसे हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार बन चुके हैं, तो व्यक्तिगत जो है 1 कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिएगा यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, आप लोगों को कहिएगा प्रतिभा पाटिल। दूसरी तो द्रौपदी मुर्मू, और पहली ये क्या हो जाएगी, तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगला पॉइंट है जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो आप लोग बताइएगा बैदा पासी गांव में हुआ था। ये कहाँ है, तो उड़ीसा में है। तो ये पॉइंट ये याद रखिएगा। यह आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। यानी इनका जन्म जो हुआ है, भारत जब आज़ाद हो गया है उसके बाद जो है इनका जन्म हुआ है। यानी आज़ाद भारत में जन्म लेने वाली ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएंगे। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है।
उसके बाद अगला पॉइंट है, यह सबसे कम आयु की राष्ट्रपति यानी 64 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बन चुकी है। उसके बाद बीवी गिरी के पश्चात सबसे कम वोट प्राप्त करने वाली यही बनी है। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। इन्होंने यशवंत सिंह को राष्ट्रपति चुनाव में हराया। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं, यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो संविधान में राष्ट्रपति की अनेक शक्तियों का उल्लेख है। अध- अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्नलिखित जो है शीर्षकों में बांटा जा सकता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। 1 मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जांच कर लेता हूँ कि ये जो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मान लीजिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए और पता चला कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है टिक लगा हुआ है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू इस सेशन को रखते हैं। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। देश के सभी कार्यकारी नियम उपनियम राष्ट्रपति के नाम से बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह राज्यों में राज्यपालों, विदेश में राजदूतों व उच्च उच्चायुक्तों, महानिवादियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य व अन्य निर्वाचित आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। जितना मैंने अभी पोस्ट का नाम लिया, इन सभी पोस्ट का नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं विधायी शक्ति है। तो विधायी शक्ति यानी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अंततः राष्ट्रपति को निम्नलिखित वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। यहाँ पर देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 85 के फर्स्ट और सेकंड के अनुसार, तो 85 के अनुच्छेद फर्स्ट और सेकंड के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। तो लोकसभा को कौन भंग कर सकते हैं, तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति। ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे एक पॉइंट को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अंततः संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। तो आप लोग यहाँ से एक पॉइंट समझ सकते हैं कि मान लीजिए लोकसभा से भी बिल पास हो चुका है, राज्यसभा से भी बिल पास हो चुका है, तब पर भी कानून नहीं बनेगा। कब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं कर देते हैं। तो जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं कोई भी भारत में कानून नहीं पारित किया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा, राज्यसभा और प्लस में राष्ट्रपति तीनों का जो है सहमति होना जरूरी है, तभी जो है भारत में कानून पारित होगा। चलिए आगे का पॉइंट समझते हैं। जब कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अध्यादेश जारी करके जो है आर्टिकल 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति जो है कानून बना सकते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। कब ऐसा कर सकते हैं, जब सत्र नहीं चल रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो सत्र चलता है 3 बार चलता है साल में, वो नहीं चल रहा है, उसके बीच में कोई महत्वपूर्ण कानून बनाना होगा तो राष्ट्रपति बना सकते हैं अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जैसा संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बतलाया गया है। जिसका संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में अनुमोदन किया जाना जरूरी है, अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है। राष्ट्रपति ऐसा अध्यादेश किसी भी समय वापस ले सकता है। तो ये सभी पॉइंट आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को जो है देखते हैं। आगे के मैं 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा देख लेता हूँ कहाँ तक जो है आज के सेशन को हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है आगे के सेशन हम लोग कल के सेशन में देखेंगे।
चलिए हम लोग राष्ट्रपति को पूरा जो है समाप्त ही कर लेते हैं, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति को हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति में हम लोग को जो है बहुत कम ही पॉइंट रह गया है देखने को। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, जब कभी किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जामिनर आप लोगों से पूछ लेता है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति। पूछता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, तो आर्टिकल 108 है। और इस समय यानी संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो आप लोग कहिएगा लोकसभा अध्यक्ष। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो अभी एक लाइन मैंने आप लोग को जो पढ़ के बतलाया हूँ। कौन कौन सा क्वेश्चन, एक बार फिर से सुनिएगा। एग्जामिनर पूछता है कि बतलाइए कि राष्ट्रपति नहीं, संयुक्त बैठक यानी सदनों का, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो आप लोग कहिएगा राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत बुलाते हैं, तो आर्टिकल 108। और संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो आप लोग कहिएगा लोकसभा के अध्यक्ष। तो ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अनुच्छेद है, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति निम्नलिखित स्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। पहला कौन सा है, तो यदि दूसरे सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है तब। दूसरा है दूसरे सदन द्वारा विधेयक में किए गए संशोधन पर दोनों सदन असहमत हो तब बुला सकता है संयुक्त बैठक। और तीसरा जो है दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर कार्यवाही किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत चुका हो तब बुला सकता है संयुक्त बैठक। तो ये 3 कंडीशन में संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ये तीनों कंडीशन आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत या बुलाया करते हैं। अगला पॉइंट है, प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद, अब से पढ़िएगा, प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद होने वाले प्रथम सत्र को और प्रत्येक प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अनुच्छेद 83 के बी के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 1 वर्ष बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत यानी बुलाना कर सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है। अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति को अभिभाषण देने और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 2 बार हो सकता है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग लगभग 5 आर्टिकल देख चुके हैं, तो सभी आर्टिकल को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। तो विधायक यानी विधेयकों यानी ये कानून के बारे में बात कर रहा है। तो धन विधेयक और भारत की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी है। नए राज्यों के निर्माण, राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र आदि के परिवर्तन संबंधी विधेयक में राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। तो यहाँ पर बतलाया गया है इस प्रकार का यदि कानून बनता है, इस संबंधी कानून बनता है, तो इस संबंधी कानून बनाने से पूर्व जो है क्या करना पड़ता है, तो राष्ट्रपति से आदेश लेना यानी अनुमति लेना जरूरी है। अगला पॉइंट है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। आर्टिकल 111, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है। यह अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को पुनर्निर्वाचन के लिए भेज सकता है। तो तीनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। उस पर कोई मान लीजिए कोई विधेयक संसद के द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी संसद में वो विधेयक पारित हो गया, उसको लागू करने के लिए या उसको जांचने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन रहता है। पहले का ऑप्शन, उस पर स्वीकृति दे सकते हैं यानी उस पर सहमति दे सकते हैं। दूसरा का, उस पर सहमति नहीं दे सकते हैं, या तीसरा समझिएगा, तीसरा जो है उसको पुनर्विचार के लिए, यानी वो कह सकते हैं कि एक बार फिर से विचार कर लीजिए इस कानून पर कि ये कानून जो आप लोग ला रहे हैं ये सही है कि नहीं है, एक बार फिर से प्रयास कर लीजिए। यदि दूसरा बार वो फिर राष्ट्रपति के पास आता है सिग्नेचर करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर जो है मजबूरी में सिग्नेचर करके उनको पास करना पड़ जाएगा। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई होप कि तीनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं।
कहा गया है वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक भी सकता है, जिसे वीटो पावर भी कहते हैं। तो राष्ट्रपति के पास ऐसा भी शक्तियाँ होती है, जैसे कि अभी मैंने बतलाया कि उनके पास दोबारा जब वो कानून आएगा जांचने के लिए, तो वो उनका कर्तव्य है, उनका जो है हर हाल में सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। वो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, ये प्रावधान नहीं है। बट ऐसा कानून भी है जहाँ पर वो जो है वीटो पावर के तहत अपने पास रख सकते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। वो कौन सा विधेयक हो जाएगा, तो किसी विधेयक पर, अच्छा वो बतलाएंगे हम आगे के सेशन में आप लोग को। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ चार प्रकार की होती है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं इनके पास जो है चार प्रकार के वीटो शक्तियाँ होता है। कौन कौन, तो पहले देखिएगा अत्यंतिक वीटो। तो अत्यंतिक वीटो में इसके तहत क्या होता है, तो राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोकने पर कानून न बनाना किसी निजी विधेयक पर, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। दूसरा वीटो का नाम याद रखिएगा विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में क्या होता है, तो राष्ट्रपति के वीटो को संसद के विशेष बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना, ऐसा अमेरिका में होता है। तीसरा पॉइंट है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति के वीटो का संसद के साधारण बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना यह ऐसे विषयों पर लागू होता है जब राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्निर्वाचन हेतु भेजता है। उसके बाद आता है अंतिम जो वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, वो है जेबी वीटो। ये क्या होता है, तो ये जब राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है, अर्थात जब राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अनुमति देता है और न ही रोकने की घोषणा करता है, बल्कि विधेयक अनिश्चित काल के लिए बिना विचार किए हुए राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रहता है। जैसे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया गया था। यानी उस विधेयक पर कोई विचार न देना, उसी को हम लोग कहते हैं जेबी वीटो पावर। यानी उस कानून को, यानी उस विधेयक को अपने पास रख लेना, यानी अपनी जेब में रख लेना, जिसे हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। तो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। तो चार प्रकार के वीटो पावर राष्ट्रपति के पास होते हैं। चारों वीटो पावर का नाम मैंने यहाँ पर आप लोग को बतला दिया हूँ। आप लोग चारों वीटो पावर का नाम याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, यहाँ पर वित्तीय शक्तियाँ लिखा गया है। पहले हम देखिएगा कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर पर आता है भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूर्ण नियंत्रण होता है। वह केंद्र सरकार की विशेष परिस्थितियों में फंड जारी कर सकता है। तीसरा पॉइंट होता है संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जिसे कहते हैं वित्त मंत्री के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति प्रति वर्ष लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर जो है संसद में पेश करता है। अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त संबंधी मामलों में परामर्श के लिए राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। सैन्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति भी करते हैं। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं, परंतु वह इस प्रकार की घोषणा संसद की अनुमति के आधार पर ही करते हैं। राजनीतिक शक्तियाँ, तो राजनीतिक शक्तियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशों में राजदूतों, उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा विभिन्न देशों के साथ किए जाने वाले समझौते या संधियां राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद हम लोग याद रख लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित और 2-4 पॉइंट हम लोग याद रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा न्यायिक शक्तियाँ या क्षमादान की शक्ति। तो भारत का राष्ट्रपति न्यायालय में दंडित लोगों के दंड को कम करने, स्थगित करने तथा क्षमा करने की न्यायिक शक्तियाँ रखता है। 21 आर्टिकल के तहत आप लोग आर्टिकल 72 याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग गृह सचिव की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को किसी दंड को कम करने व क्षमा करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के द्वारा प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्षमादान के मामले में निम्नलिखित बातों को शामिल कर सकता है। क्षमा करना
परिलंबन करना, विराम देना, परिहार करना या लघुकरण करना। आप सभी लोग समझ सकते हैं, ये 5 प्रकार के जो है, इस 5 प्रकार के केस को जो है ये यहाँ पर क्षमा किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी ये फांसी के जो है सजा को भी माफ़ कर सकते हैं राष्ट्रपति। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियाँ देखिएगा, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसको हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे, आर्टिकल 352, 356 और 360 को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार आप लोगों से एग्जामिनर पूछ लेता है। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो पहला यहाँ पर आप सभी लोग याद रखिएगा, चलिए यहाँ पर लिखा गया तो मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ। तो राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? तो राज्य में लगता है। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है? तो 356 आर्टिकल के अंतर्गत लगता है। तो आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है देश पर, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लग सकता है हमारे देश पर। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, तीनों आपातकाल का आप लोग आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी पहले का हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। यदि देश को किसी दूसरे देश से युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो सारे देश में या उसके किसी भी भाग पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसका संसद द्वारा 1 माह में 2/3 बहुमत से अनुमोदित किया जाना जरूरी है। प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लगाया जाता है, इसके अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बतलाया गया है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है एक बार 6 महीने के लिए लगाया जाएगा। लगेगा कि 6 महीना में भी स्थिति जो है नॉर्मल नहीं हुआ, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। फिर भी नहीं लगे कि नॉर्मल नहीं स्थिति है, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी ये 6 महीने के लिए इसका जो है कार्य बढ़ाया जा सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। दूसरी घोषणा द्वारा राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं या हटा सकते हैं। अब तक देश में 3 बार 1962, 1971, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। तो 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है हमारे देश पर। संपूर्ण भारत के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एकमात्र अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। यहाँ पर देखिएगा, प्रथम बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। 26 अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के समय जो है नेहरू के शासनकाल में राष्ट्रपति राधाकृष्णन द्वारा घोषित किया गया था। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को जब भारत पाक युद्ध हुआ था। इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। काल में वीवी गिरी द्वारा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। और तीसरा बार जो है 25 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा लगाया गया था। तो तीनों आप लोग समय नोट डाउन कर लीजिएगा कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था हमारे देश पर। चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप करेंगे। चलिए इतना ही पॉइंट बचा है, तो भी समझते हैं, क्योंकि छोड़ेंगे तो कल समझ में नहीं आएगा। कल से एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। चलिए यहाँ पर देखिएगा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाता है, तो उस समय अनुच्छेद लागू होता है 356, जिसमें क्या बतलाया गया है? इसमें बतलाया गया है राष्ट्रपति शासन। ये कहाँ लगता है? राज्य में लगता है, देश के राज्य में। संविधान का अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा होता है, तो उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर या अन्यथा राष्ट्रपति की यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा का संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है, तो प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लागू किया जाता है। पुनः संसद की अनुमति से इसे 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह 3 वर्ष से अधिक समय तक लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू कर सकता है। अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार
संघ द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालन नहीं कर रहा है या उसको उसको प्रभावी बनाने में राज्य असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में सबसे पहले पंजाब यानी पेप्सू में 1951 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सबसे अधिक समय लंबे समय तक 5 वर्ष पंजाब में लागू रहा। सबसे अधिक जो है 10 बार मणिपुर में लागू किया गया। तो 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग चुका है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और सबसे पहले का राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो पेप्सू यानी पंजाब में लगा था। उस समय पेप्सू नाम था पंजाब का। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। यदि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है अर्थात देश की शाह को खतरा उत्पन्न हो जाता है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रीय द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या उसके किसी भी भूभाग पर की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह में संसद द्वारा साधारण बहुमत अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होने पर वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक लागू रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। यहाँ पर याद रखिएगा, नोट में लिखा गया है वित्तीय आपातकाल अब तक कभी भी लागू नहीं हुआ है। तो हमारे देश पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है 3 बार, ये पॉइंट याद रखिएगा। और राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है, सबसे पहले पंजाब में 10 बार, सबसे ज़्यादा मणिपुर में लगा हुआ है 10 बार। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की शब्दावली। यहाँ पर देखिएगा क्षमा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य है कि दोषी व्यक्ति के दंड को पूर्ण रूप से क्षमा करना। ऐसी स्थिति की उसने कोई अपराध ही न किया हो, यह राष्ट्रपति के समक्ष एक अनुग्रह होता है। उसका परिविलंबन, तो इसके द्वारा दंडादेश या अस्थायी रूप से निलंबन किया जाता है। इसके उद्देश्य दोषी व्यक्ति को क्षमादान या दंडादेश के स्वरूप में परिवर्तन हेतु याचना के लिए समय देना होता है। उसके बाद अगला आता है विराम यानी विशेष कारणों से न्यून दंडादेश जारी करना। उसके बाद आता है परिहार, दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा को कम करना, जैसा 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष या 6 माह कर देना। उसके बाद आता है लघुकरण, दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन करते हुए उसे कम करना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष साधारण कारावास में बदल देना। तो ये 5 प्रकार के जो है राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है, जिस शक्ति के माध्यम से किसी भी दंडादेश व्यक्ति को, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितना मैं आज के सेशन में पॉइंट बताया हूँ आप लोगों को सभी पॉइंट क्लियर समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि इस बुक का कंप्लीट PDF आप लोग डाउनलोड करना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना क्लास होगा उतना ही PDF आप लोग को मिलेगा। अदरवाइज कंप्लीट PDF चाहिए तो आप लोग जो है छोड़िए, कंप्लीट PDF अभी मेरे पास स्कैन नहीं है, स्कैन हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। जितना क्लास हो रहा है उसका PDF यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति को हम लोग कल के सेशन में समाप्त करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।